बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर का मौजू है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 42 और सेक्शन 43। चैप्टर 6 में दो ही सेक्शन है, 42 और 43। 42 होता है सूट फॉर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है हक के इस्तकरार या इस्तकरारी हक। आज हम पढ़ेंगे कि कौन पर्सन किस पर्सन के हक में डिक्लेरेटरी डिक्री पास हो सकती है और किस लिए पास हो सकती है, उसका कौन सा डिक्लेयर हो सकता है, और हम पढ़ेंगे कि किसके खिलाफ वो सूट दाखिल कर सकता है, और हम पढ़ेंगे कि कोर्ट कब उसके हक में डिक्लेरेटरी डिक्री देने की पाबंद है या पाबंद नहीं है, और हम पढ़ेंगे कि ट्रस्टी जो है इसी सेक्शन में वो क्या होता है, और डिक्लेरेटरी डिक्री बार होती है कोर्ट को, किन हालात में कोर्ट को बार होती है कि वो डिक्लेरेटरी डिक्री जारी नहीं कर सकती। और सेक्शन 43 में हम पढ़ेंगे कि डिक्लेरेटरी डिक्री बाइंडिंग होगी, कौन कौन से खास जो है वो डिक्लेरेटरी डिक्री के तहत बाइंडिंग होगी। तो डियर फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरे आइंदा आने वाले लेक्चर से भी मुस्तफीद हो सके। तो हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सेक्शन 42 है। सेक्शन 42 कहता है एनी पर्सन entitled to any legal character or to any rights as to any property। देखिए, लॉ को पढ़ने का एक खास तरीका होता है। आप इसको सेक्शन को ऐसे रूटीन में जितनी बार मर्जी पढ़ ले आपको समझ ही नहीं आएगी। इसको समझने के लिए इसके एसेंशियल्स, हर सेक्शन के हर लॉ के एसेंशियल निकालना जरूरी होता है ताकि आपको वो चीज समझ आ सके सही नमूने से। अभी इसमें यहां तक हमने पढ़ा एनी प्रॉपर्टी तक, इसमें हमारे पास 3-4 एसेंशियल्स आ गए। सबसे पहले कौन सा एसेंशियल है? एनी पर्सन। कौन दाखिल कर सकता है ये केस? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन। क्यों दाखिल कर सकता है? जब उसका लीगल कैरेक्टर या राइट्स एज टू एनी प्रॉपर्टी। कब वो दाखिल कर सकता है? जब उसका कोई लीगल कैरेक्टर हो या वो कोई उसका राइट हो किसी प्रॉपर्टी पर। सबसे पहले हमें यह बात समझ में आ गई कि कोर्ट जो है वो डिक्लेरेटरी डिक्री तब देगी जब कोई एग्जिस्टिंग राइट होगा, यानी किसी भी शख्स इंटाइटल्ड हो, यानी उसका कोई लीगल कैरेक्टर हो या उसका कोई प्रॉपर्टी पर राइट हो, मौजूद हो। यानी कोर्ट एग्जिस्टिंग राइट को डिक्लेयर करेगी, किसी नए राइट को नया राइट नहीं दे सकती। कोर्ट क्या करेगी? एग्जिस्टिंग राइट, एग्जिस्टिंग राइट जो है वो डिक्लेयर करेगी, कोई नया राइट नहीं देगी। सबसे पहले हमें यहां तक क्या समझाया कि कोर्ट जो है वो किसी मौजूद ऐसे राइट या लीगल कैरेक्टर को जो मौजूद होगा उसको डिक्लेयर करेगी, कोई नया राइट कोर्ट आपको नहीं दे सकती। तो यहां पर पढ़ते हैं हम सबसे पहले एनी पर्सन इंटाइटल्ड, कोई भी शख्स जो जिसका इंटाइटल हो एनी लीगल कैरेक्टर। लीगल कैरेक्टर क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीगल कैरेक्टर क्या है। लीगल कैरेक्टर लीगल कैरेक्टर का लफ्जी माना है कानूनी हक। लीगल कैरेक्टर का लफ्जी माना है कानूनी हक। कानूनी हक आपका कौन सा है? आप अपना कानूनी हक डिक्लेयर करवा सकते हैं। कौन कौन से कानूनी हक होते हैं आपके? मिसाल के तौर पर सबसे पहले यह मिसाल देता हूं जो आजकल बहुत ज्यादा है, वो है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में
आपके फादर का नाम गलत लिख दिया गया है, यानी रियाज अहमद की जगह मोहम्मद रियाज लिख दिया गया है, तो आप डिक्लेरेटरी डिक्री में जाएंगे कि मेरे कागजात में, मेरे डॉक्यूमेंट्स में, मेरे CNIC में जो है मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज लिख दिया गया है, जबकि ओरिजिनल नाम जो रियाज अहमद है। ये आपका कानूनी हक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके कागजों में गलत लिख दी गई है तो आप लीगल करेक्टर में जाओगे। आप किसी के वारिस हैं, यानी आपका वालिद साहब जो है वो डेथ कर जाता है, कोई आपको डिनाई करता है कि आप तो उसके बेटे ही नहीं है, आप तो ले पालक हैं, आपको तो लेकर पाला था, तो आप उस शख्स के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं उस फौती का, उस डिसीज्ड का वारिस हूं, यानी मुझे वारिस डिक्लेयर किया जाए। ये भी आपका कानूनी राइट है। ये भी आपका राइट है कि मैं विरासत में इतने % का हिस्सेदार हूं और मुझे परसेंटेज में जो ऑफिसर्स हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उन्होंने गलत मेरा हिस्सा जो है गलत निकाला है। ये भी आपका लीगल करेक्टर है। आप वारिस हैं उसके, ये भी आप लीगली तौर पर डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो लीगल करेक्टर कौन सा हो गया? जो ऐसा कानूनी हक जो मौजूद होगा उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं और वो जाहिर करवा सकते हैं। और दूसरा लफ्ज कौन सा है? राइट्स टू एनी प्रॉपर्टी। राइट्स टू एनी प्रॉपर्टी होता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं। ये राइट्स टू एनी प्रॉपर्टी होता है। और आपकी प्रॉपर्टी है, आपका प्लॉट है, खाली पड़ा हुआ था, लोगों ने वहां पर जो है रास्ता बना लिया और आपको डर लगा कि ऐसा नहीं हो कि लोग अपना इजमेंट राइट क्लेम कर दे कि ये जो है ये तो गली है, ये इसका प्लॉट ही नहीं है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि डिक्लेयर किया जाए कि ये प्लॉट मेरा है। और मजीद डिक्लेयर किया जाए कि जो इनहेबिटेंट्स है, जो रिहायशी है, वो इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका लीगल करेक्टर नहीं है कि वो इस रास्ते को इस्तेमाल कर सके, और ये मुझे डिक्लेयर करके दिया जाए। इसमें भी आप डिक्लेरेशन में जा सकते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन भी है सेक्शन 42 में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यही इलस्ट्रेशन है कि एक ज़मीन पड़ी हुई है और लोगों और जो विलेजर्स हैं, गोठ वाले हैं, गांव वाले हैं, उन्होंने वहां से रास्ता बना लिया है और वो जो ओनर है उस ज़मीन का, वो उन गांव वालों को सू कर सकता है, कोर्ट में लेके आ सकता है कि इनका कोई राइट नहीं है कि यहाँ से ये गुजरगाह बनाए, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं इसका मालिक हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा पर्सन? ऐसा पर्सन जिसका कोई लीगल करेक्टर हो या जिसका कोई लीगल राइट हो प्रॉपर्टी पर, वो कोर्ट में सू कर सकता है। किसको कर सकता है सू? किसके खिलाफ जा सकता है? वो जा सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग आर इंटरेस्टेड टू डिनाई। किनके खिलाफ? ऐसा शख्स जो डिनाई कर रहा हो, जो इनकार कर रहा हो उसके लीगल कैरेक्टर का या उसके राइट का प्रॉपर्टी पर, उसके खिलाफ जा सकता है। या ऐसा शख्स जिसने अभी इनकार नहीं किया मगर वो डिनाई कर सकता है फ्यूचर में, उसके खिलाफ भी वो जा सकता है कोर्ट में डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए। His title to such character are right and the court may in its discretion। डिस्क्रिशन का लफ्ज आ गया। कोर्ट जो है वो डिस्क्रिशन है कोर्ट की, में डिस्क्रिशन, कोर्ट में डिस्क्रिशन। यहां पर एक आपको बात बताऊं, मैं थोड़ा देख लूं कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही। यहां पर एक आपको बात बताना चाहता हूं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1877, ये मुकम्मल एक्ट जो है ये डिस्क्रिशनरी है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। ये आपका राइट नहीं है, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। देखें, जब आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में कुछ जगह पर लफ्ज में आता है। जहां पर में आएगा उसका मतलब होता है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट चाहे तो आपको ये रिलीफ देगी, अगर ना चाहे तो नहीं देगी। इसमें भी है कि में का मतलब है दे सकती है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की। अगर चाहे तो आपको ये रिलीफ दे, डिक्लेयर करे, अगर चाहे तो ना दे।
और मे की जगह पर अगर लफ्ज आए शल, तो इसका मतलब है कि कोर्ट बाउंड है आपको ये डिक्लेरेशन डिग्री देने की। लेकिन यहाँ पर मे लफ्ज है, मे का मतलब ही डिस्क्रिशन होता है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट अगर चाहे तो आपको ये रिलीफ दे, अगर ना चाहे तो आपको ये रिलीफ ना दे। सेक्शन 42 थोड़ा सा पढ़ लें हम, ताकि आपको ज्यादा आसानी हो सके। अभी आप समझ तो गए हैं कि कोई भी पर्सन जिसका कोई लीगल करेक्टर या राइट होगा प्रॉपर्टी पर, वो किसी भी शख्स के बारे खिलाफ जा सकता है जिसने जो डिनाई कर रहा है उसके राइट को, या जो मुस्तकबिल में डिनाई कर सकता है या डिनाई करना चाहता है। एनी पर्सन entitled to any legal character or to any rights as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief। सेक्शन 42 तो हमने पढ़ा यहां तक, और डिस्क्रिशन भी पढ़ा। और अभी ये मजीद सेक्शन ये कह रहा है कि अगर सिर्फ आपको किसी और रिलीफ की जरूरत नहीं है तो आप सिर्फ मेयर डिक्लेरेशन का सूट भी दाखिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी और रिलीफ की जरूरत नहीं है उस वक्त, तो आप सिर्फ डिक्लेरेशन के केस में भी जा सकते हैं। जैसे या इलस्ट्रेशन में और मिसाल भी मैंने आपको बताई थी कि आपका जमीन है, उसमें से गांव वालों ने रास्ता बना लिया है, गुजरगाह बना लिया है, तो आप डिक्लेरेशन में जाते हैं कि डिक्लेयर किया जाए कि यह जमीन मेरी है, और जो गांव वालों ने यहां पर गुजरगाह बनाई है या रास्ता बनाया है वो गैर कानूनी है। यहां पर आपको किसी और रिलीफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कब्जे में, आपके अंदर है, और आप सिर्फ यहां पर डिक्लेरेटरी डिग्री लोगे कि डिक्लेयर किया जाए कि मैं इस जमीन का मालिक हूं, और जो यहां पर रास्ता गांव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। लेकिन आगे यही सेक्शन जो है ये कह रहा है, बार टू सच डिक्लेरेशन, कोर्ट को रोक दिया है कि वो किन हालात में डिक्लेरेटरी डिग्री पास नहीं करेगी। किन हालात में नहीं करेगी, ये कहता है बार टू सच डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन। देखिए यहां पर लफ्ज आया था मे, यानी डिस्क्रिशन है, यानी यहां पर लफ्ज है शल, यानी कानून ने कोर्ट पर पाबंदी लगा दी है कि यहां पर अभी आपकी डिस्क्रिशन नहीं है, आप पर पाबंदी है कि आप क्या नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so। यानी यहां पर कानून ने कोर्ट पर पाबंदी लगा दी है लफ्ज शैल इस्तेमाल करके, लफ्ज शैल इस्तेमाल करके कानून को बाउंड कर दिया है कि वहां पर आप सिर्फ डिक्लेरेशन की डिग्री नहीं दोगे जहां पर प्लेंटिफ को कोई और रिलीफ भी चाहिए मगर वो रिलीफ क्लेम नहीं करता। मिसाल के तौर पर, मिसाल में आपको दूं फिर आपको समझ आएगी। मेरी दुकान है, उस पर कब्जा किया हुआ किसी शख्स ने, मैं कोर्ट से जाता हूं जी मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं इस दुकान का मालिक हूं। सिर्फ डिक्लेरेटरी डिग्री मैं लेकर क्या करूंगा, डिक्लेरेटरी डिग्री तो एग्जीक्यूटेबल तो नहीं होती, तो कब्जे में तो उसी के में रहेगी, मुझे तो कब्जा वापस नहीं मिलेगा डिक्लेरेशन के जरिए। तो मुझे क्या करना है, यहां पर मेरा एक और रिलीफ भी बनता है, वो ये बनता है कि मुझे उससे कब्जा भी लेकर दिया जाए, यानी डिक्लेयर किया जाए कि मैं इस दुकान का मालिक हूं और फलां शख्स से मुझे कब्जा भी लेकर दिया जाए। तो अभी अगर मैं सिर्फ डिक्लेरेशन में जाऊं और कब्जे की प्रेयर ना करूं तो मेरा डिक्लेरेटरी सूट जो है वो नॉट मेंटेनेबल होगा इस सेक्शन के तहत, बार टू सच डिक्लेरेशन के तहत। मुझे यहां पर पोजीशन की भी प्रेयर करनी है लाजमी तौर पर, तब
मेरा सूट जो है मेंटेनेबल होगा, अदरवाइज कोर्ट मुझे डिक्लेरेटरी डिग्री भी नहीं देगी। फिर यही सेक्शन में एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन है, अ ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई a title adverse to the title of someone who is not in existence। हमने ट्रस्टी, हम देखते हैं कि ट्रस्टी क्या होता है। एक्सप्लेनेशन में लफ्ज ट्रस्टी इस्तेमाल हुआ है, ट्रस्टी टू प्रॉपर्टी। ट्रस्टी का मतलब होता है अमीन। ट्रस्टी का लफ्जी मतलब क्या है? अमीन, अमानतदार। ट्रस्टी टू अ प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी शख्स को प्रॉपर्टी का अमीन बना दिया जाए। मिसाल आपको देता हूं, किसी शख्स को प्रॉपर्टी का अमीन बना दिया जाए। मिसाल के तौर पर ए की प्रॉपर्टी है, ए ने वो प्रॉपर्टी बी को ट्रस्ट की है, ट्रस्टी बनाया है, बी को अमीन बनाया है। जैसे एक मैं मिसाल आपको पहले एक मिसाल देता हूं। मैंने आपके पास आता हूं, मैं आपके पास 10,000 रुपए अमानत तौर पे रखता हूं कि अकबर ये मेरे 10,000 रुपए आप अपने पास अमानत तौर पे रखें। 1 साल के बाद फलां आदमी आएगा, वो आपसे आकर मेरी ये अमानत ले जाएगा। तो वो अकबर जो है वो क्या हुआ? वो अमीन हुआ, ट्रस्टी हुआ मेरे उस 10,000 का। ट्रस्टी टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल। तो वो अकबर क्या है? वो अमीन है, ट्रस्टी है मेरे उस 10,000 का। और मैंने उसके पास 10,000 रुपए रखवाए कि ये 10,000 रखे और 1 साल के बाद ये फला आदमी आएगा, उसको दे दीजिएगा। अभी आप समझ गए कि अमीन क्या होता है। लेकिन यहां पर कुछ और लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। यहां पर कहा गया है, अ ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई अ टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। यानी एक आदमी को अमीन बनाया है प्रॉपर्टी का, और उनकी प्रॉपर्टी का अमीन बनाया है जो अभी मौजूद ही नहीं है, जो अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो अभी अनबॉर्न है, पैदा ही नहीं हुए। इसकी मिसाल आपको देके समझाता हूं। ए की प्रॉपर्टी है, उसने बी को इसका ट्रस्टी बनाया और बी को कहा कि जब उसके बच्चे पैदा होंगे जब उसके बच्चे CDE, जब बी के बच्चे पैदा होंगे तो बी ये प्रॉपर्टी जो है वो उन बच्चों को दे देगा। यानी बी क्या है? ट्रस्टी है किसका? ए की प्रॉपर्टी का। बी जो है वो ट्रस्टी है ए की प्रॉपर्टी का। और ए ने कहा है कि जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, जो अभी अनबॉर्न है, पैदा नहीं हुए, मौजूद नहीं है, जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो तुमने ये प्रॉपर्टी जो है ये इनको मुंतकिल कर देनी है। तो ये एक्सप्लेनेशन यही कह रहा है कि जो ट्रस्टी होगा उनकी प्रॉपर्टी का CDE जो अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो अभी मौजूद ही नहीं है, उसको, उस ट्रस्टी को भी इंटरेस्टेड टू डिनाई की कैटेगरी में आएगा। आप किन किन इश्खास के खिलाफ, किन किन लोगों के खिलाफ जो है वो डिक्लेरेटरी सूट दाखिल कर सकते हैं? ऐसा पर्सन जो डिनाइंग हो, जो डिनाई कर रहा हो, और ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड टू डिनाई हो, जिसने अभी डिनाई किया नहीं है मगर मुस्तकबिल में कर सकता है। तो जो ट्रस्टी टू द प्रॉपर्टी होगा, किन की प्रॉपर्टी? उन बच्चों की प्रॉपर्टी जो अभी अनबॉर्न है, पैदा ही नहीं हुए हैं, जो अभी नॉट एग्जिस्टेंस है। तो वो ट्रस्टी भी इंटरेस्टेड टू डिनाई की कैटेगरी में आएगा। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 42, अभी हम सेक्शन 43 की तरफ चलते हैं।
सेक्शन 43 है, एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन 43। मैं एक मिनट देख लूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है। सेक्शन 43 पढ़ते हैं। सेक्शन 43 कहता है इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट। सेक्शन 43 डील करता है कि कौन कौन लोग जो है वो इस डिक्लेरेटरी डिक्री से बाइंडिंग होंगे, अफेक्ट होंगे। तो 43 सबसे पहले कहता है पार्टीज टू द सूट, ऐसे अशखास बाइंडिंग हो गए जो सूट में पार्टीज हैं। आगे कहता है पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली। नंबर 2, पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम, यानी ऐसा पर्सन जो इन पार्टीज के थ्रू क्लेम करे, यानी इनके लीगल, इन पार्टीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या इन पार्टीज के लीगल हेयर वारिस। यानी इस सेक्शन 43 के तहत ये डिक्लेरेटरी डिक्री जो है बाइंडिंग होगी upon द पार्टीज ऑफ द सूट और उनके वारसान और लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर। तीसरा क्या है, तीसरा शख्स कौन है जो इस पर बाइंडिंग होगा? एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टीज ऑन द पर्सन्स फॉर होम इफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डेट ऑफ द डिक्लेरेशन सच पार्टीज वुड बी ट्रस्टीज। और वो ट्रस्टी होगा, कौन होगा? वो ट्रस्टी भी बाइंडिंग होगा और वो बच्चे जो अभी पैदा ही नहीं हुए लेकिन अगर वो मौजूद होते तो वो भी इस लीगल करेक्टर या राइट को डिनाई करते, वो भी बाइंडिंग होंगे। ट्रस्टी और पर्सन नॉट प्रेजेंट at the time of declaratory decree। यानी ट्रस्टी जो है वो भी बाइंडिंग होगा। जैसे ए ने अपने प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बनाया बी को। अब बी क्या है? बी जो है वो ट्रस्टी है। किनकी? इसने किसको देनी है प्रॉपर्टी? सी, डी और ई को, अपने बच्चों को जो भी पैदा ही नहीं हुए। यानी ये बी जो है ये भी बाइंडिंग होगा और सी, डी, ई वो बच्चे जो भी पैदा ही नहीं हुए वो भी बाइंडिंग होंगे। तो सेक्शन 43 के तहत पार्टीज टू द सूट, उन पार्टीज के लीगल हेयर्स या उन पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी और वो बच्चे जो भी, वो पार्टी जो अभी मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं है, मगर अगर वो एग्जिस्ट होती तो वो भी डिनाई करती, वो भी बाइंडिंग होंगे इसके तहत। डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर था सेक्शन 42 और 43 पर। अभी हम इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। सेक्शन 42 डिक्लेरेटरी डिक्री की लिमिटेशन है 6 years। लिमिटेशन है 6 years फ्रॉम। लिमिटेशन कब स्टार्ट होगी? लिमिटेशन स्टार्ट होगी जिस वक्त किसी शख्स ने डिनाई कर रहा हो या आपको इल्म हो कि फलां शख्स मुस्तकबिल में डिनाई कर सकता है, तब ये लिमिटेशन स्टार्ट होगी। और लिमिटेशन इसकी 6 years है। तो आज हमने 42 और 43 पढ़ा। 42 है कि
डिक्लेरेटरी डिक्री कौन ले सकता है? कोई भी शख्स जिसका कोई लीगल करेक्टर या राइट हो प्रॉपर्टी पर। लीगल करेक्टर हमने अलग से पढ़ा, राइट ऑफ प्रॉपर्टी पर है वो अलग से पढ़ा। तो वो डिक्लेरेशन डिक्री दाखिल कर सकता है। किसके खिलाफ? डिक्लेरेशन सूट दाखिल कर सकता है। किसके खिलाफ? उस शख्स के खिलाफ जो डिनाई कर रहा है, या जो मुस्तकबिल में डिनाई कर सकता हो उसके खिलाफ, या वो ट्रस्टी जिसको अमीन बनाया गया है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अनबॉर्न है बच्चे, उन बच्चों का अमीन बनाया गया है, तो उसके वो भी इंटरेस्टेड टू डिनाई में आएगा, उनके खिलाफ दाखिल कर सकता है। ये पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है। अगर कोर्ट चाहे तो आपको कोई रिलीफ दे सकती है, अगर ना चाहे तो आपको वो रिलीफ कोर्ट नहीं देगी। और अगर कोई ऐसा रिलीफ जो आपको लेना चाहिए मगर आप क्लेम नहीं करते, जिसके बगैर जो डिक्लेरेटरी डिक्री आपको डिक्लेरेटरी डिक्री आपको नहीं दी जाएगी और कोर्ट को बाउंड कर दिया है, कोई डिक्लेरेटरी डिक्री आपको नहीं देगी। ऐसी सूरत में जब आपको एक क्लेम की जरूरत है, आप नहीं कर रहे, यानी कि मिसाल के तौर पर ये पेन आपका है, ये मेरे कब्जे में है, तो आप कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे जी डिक्लेयर किया जाए कि ये पेन जो है ये मेरा है, लेकिन मेरे डिक्लेरेशन से आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो आप उसके साथ पोजीशन कब्जे का केस भी साथ में लगाओगे, तभी डिक्लेरेशन आपको दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। और सेक्शन 42 है कि 43 है कि कौन कौन बाइंडिंग है डिक्लेरेटरी डिक्री पर? पार्टीज ऑफ द सूट, देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देयर लीगल हेयर्स और ट्रस्टी, और वो बच्चे जिनका वो ट्रस्टी है, वो सब बाइंडिंग हो गए इस डिक्लेरेटरी डिक्री के। और अभी हमने एक नया शुरू किया है क्वेश्चन आंसर्स का, तो लेक्चर के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर से पहले आपने उसका जवाब मुझे मैसेज में अगर आपको आता है तो भेजना है। अगर आप वो जवाब मुझे मैसेज में भेजेंगे तो उसका मैं जवाब आपको रिप्लाई में नहीं दूंगा, उसका जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर के शुरुआत में दूंगा। आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है या नहीं। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।